हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? ध्वनि। हर ध्वनि को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है। तो देखो, सब ध्वनि का क्या होगा? अलग अलग चिन्ह होगा। ध्वनि को बोला और लिखा गया रूप वर्ण कहलाता है। तो देखो, जो ध्वनि को हम लिखते हैं और बोलते हैं वो रूप उसका क्या कहलाया जाता है? वर्ण। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। कौन सी? यानी वर्ण। वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इन वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। तो देखो, ये सारे जो शब्द हैं, सारे वर्ण हैं, ये किस में आते हैं? हमारी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला के मुख्य रूप से दो प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इन्हें बोलते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 11 होती है। तो कितने होंगे? 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन। तो देखो, ए आ, ई उ री, ए आए ओ आओ। तो ये सारे क्या है? हमारे स्वर। उच्चारण की दृष्टि से स्वर प्रमुख रूप के दो प्रकार हैं। तो अब जो स्वर है उनके भी दो प्रकार हैं। और किसकी? उच्चारण की दृष्टि से, यानी जो हम बोलते समय। तो पहला है ऋषभ स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। तो वे स्वर जिनका उच्चारण कम से कम समय में किया जाए, यानी जो जल्दी से बोले जाए, उनको हम बोलते हैं ऋषभ स्वर। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल स्वर। ऋषभ स्वर की संख्या 4 होती है। तो ए ई उ डी। तो देखो, ये जल्दी से बोले जा रहे हैं। और दीर्घ स्वर जिनमें टाइम लगे। तो ये स्वर जिनका उच्चारण ऋषभ स्वर की उपेक्षा 2 गुणे सहायक हो, यानी इनके पर क्या हो जाए? ये तो जल्दी बोले जा रहे हैं पर इनमें 2 गुना टाइम लगे, यानी ट्वाइस टाइम लगे। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? दीर्घ स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, तो इनको हम बोलते हैं ई उ ए आई ओ औ। और ये ए ई उ री, देखो जल्दी बोले जा रहे हैं और इनमें क्या लग रहा है? इनके उच्चारण में इनके मुकाबले ज्यादा टाइम लग रहा है। हिंदी में स्वर का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, अपने मूल रूप में और मात्रा के रूप में। मूल रूप में होगा तो अब, आम, इसका, उनका आदि। और मात्रा के रूप में काम, नीरस को। तो इन सब में देखो क्या लग रहा है? मात्राएं लग रही हैं। इस बात को तालिका द्वारा सरलता से स्पष्ट किया जा सकता है। देखो, ए की कोई भी मात्रा नहीं होती, याद रखना। ए की कोई भी मात्रा नहीं होगी। आ की मात्रा होती है आ का डंडा। तो देखो, ए तो पे रहेगा और आ की मात्रा लगा देंगे तो पा। छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो पी और ये लगाएंगे तो पी। ये पो और ये पो, प्र, पे, पे, पो, पौ। तो ये सारे क्या है? हमने मात्राएं लगाई हैं एक ही वर्ण में। तो ए का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। ए में ओ और औ की मात्राओं का प्रयोग। तो देखो, रे में ओ जोड़ेंगे तो रो बनेगा, तो रुपया। और रे में बड़ा ओ जोड़ेंगे तो रूमान। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें है ये पहले वाला और दूसरे वाला में क्या है? ये। तो दोनों में अंतर है, ये बड़ा ओ है और ये छोटा ओ। स्वरों के बाद इन वर्णों को अब स्थान दिया जाता है। तो फिर देखो, कुछ शब्द आते हैं जैसे आ का चिन्ह, ऊपर एक बिंदी लगा दी, इसे अनुस्वार कहते हैं, जो नाक की सहायता से झंकार के रूप में बोला जाता है। तो इसको हम बोलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे नाक में हमारी कोई झनझनाहट हो रही हो। तो पंखा ऐसे लगे, तो पंख बोलिए तो पंखा। डंडा, शंख, तो ऐसा लग रहा है। तो बोलते समय कुछ अड़चन आ रही है और उसको क्या बोलते हैं? एक बिंदी, और उसका नाम है अनुस्वार। तो अ का चिन्ह देखो, ये क्या है? ये अ था, एक बिंदी, और ये हमने ए के आगे 2 डॉट लगा दी, जिसको हम बोलते हैं विसर्ग। यह व्यंजन के बाद लगता है, जैसे प्रातः, अतः आदि विसर्ग चिन्ह वाले शब्दों को बोलते समय ह की हल्की आवाज निकलती है। यह अनुशासिक है। अब क्या करा हमने? इस पर चंद्र बिंदु लगा दी, तो ये क्या बन गया? अनुनासिक। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है, परंतु यदि शिरोरेखा पर मात्रा हो तो केवल बिंदु लगाई जाती है, जैसे फसना,
फेंटना, सांप, खींचना, गोंद, औंधा आदि। तो देखो इस पे कोई मात्रा नहीं थी तो हमने चंद्र बिंदु लगा दिया, पर अगर इस पे मात्रा आ जाएगी तो सिर्फ हम खाली डॉट लगा देते हैं। ओ, तो ओ क्या होगा, जैसे कोई भी शब्द लिखा और उस पर खाली है, इसमें तो चंद्र बिंदु में तो डॉट आएगी और इसमें डॉट नहीं आएगी। तो हिंदी में अंग्रेजी से कुछ शब्दों में केवल चंद्र ध्वनि का प्रयोग होता है, जैसे कॉलेज, बॉल आदि। यह ध्वनि आ और ओ के बीच की होती है। तो किस किस के बीच की, आ और ओ के बीच की, और इसमें खाली चंद्र ध्वनि बनी, यानी चंद्र बनेगा, उसके ऊपर जो डॉट है वो नहीं बनेगी। अब आते हैं हमारे व्यंजन। तो जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के भीतर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत व ओष्ठ में स्पर्श करती है। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। तो देखो ये सारे क्या है, ये सारे हमारे व्यंजन हैं। इसको हम बोलते हैं का वर्ग, क्योंकि का से शुरुआत हो रही है। चा वाले को चा वर्ग, इसको टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, और जो ये वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं अंतस्था व्यंजन, और लास्ट वाली को बोलते हैं ऊष्म व्यंजन, जिसमें श, श, स, आ आते हैं, और अंतस्था में य, र, ल, व आते। तो ये सारे पता होने चाहिए कि किस वर्ण को हम, किस व्यंजन को किस उसमें डाला गया है। तो ड और ढ अतिरिक्त व्यंजन माने जाते हैं। इनका उच्चारण ड और ढ से भिन्न होता है। तो ए वाले से क्या होगा, थोड़ा अलग होगा, बस इन्होंने क्या कर दिया, नीचे डॉट आ गई, तो इनका वेग नीचे है। जैसे देखो दाल और डॉक्टर, और ये क्या जाएगा, पेड़, लड़का, ये ढाल, ढोलक, और ये होगा पढ़ना और गर्द में। फिर हिंदी वर्णमाला में ज और फ आगत ध्वनि को भी शामिल किया गया है। इन्हें दूसरी भाषाओं से लिया गया है। इनका प्रयोग देखिए, जैसे मेज, फोन, खजाना, फाइल। तो ये शब्द क्या है, ये दूसरी भाषाओं में, जैसे फारसी, अरबी में ज्यादा यूज किए जाते हैं, तो ये शब्द वहीं से लिए गए हैं। सभी व्यंजनों के साथ अ की ध्वनि मिली होती है, जैसे क और आ तो का। तो जो क्या होता है, जो भी व्यंजन होगा उसमें आ अवध पहले से ही जुड़ा हुआ होता है। तो अगर हम खाली लिखेंगे तो ख खाली होता है, पर जब वो व्यंजन बन जाता है, पूरा व्यंजन बनता है, तो उससे पहले क्या क्या होगा, उससे पहले उसमें ख प्लस ए जुड़ा हुआ होगा, तभी वो पूरा हमारा व्यंजन बनता है। तो यही चीज यहाँ बताई हुई। तो ए स्वर से रहित व्यंजनों के नीचे हल चिन्ह लगाकर स्पष्ट किया जाता है। तो जैसे जो पूरा स्वर नहीं है उसके नीचे हलंत लगाएंगे, ताकि पता चल जाए वो पूरा व्यंजन नहीं है। इन चिन्हों को हलंत कहते हैं। तो जो ये वाला चिन्ह है ये क्या है, हलंत। संयुक्त व्यंजन, तो दो तीन व्यंजनों के मेल होने पर इनसे बना व्यंजन जिसका स्वरूप बदल जाता है संयुक्त व्यंजन। जैसे का और शा बनेगा अपशा, तो भिक्षा, क्षमा, जय और है ये, तो संज्ञा, विज्ञान। तय में रह जोड़ेंगे तो त्रा बनेगा, जैसे त्रिशूल, त्रिभुज, और शय में रह जोड़ेंगे तो श्रा बनेगा, तो श्रमिक, विश्राम। संयुक्ताक्षर, तो दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनने वाले अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे च और छा, तो आधा चा अब छा बन गया, तो ये क्या हो गया, स्वच्छ, अच्छा। पे और ये ऐसे पेय, क्योंकि देखो इसमें आ नहीं जुड़ा तो मतलब ये आधा पे है, और ये ऐसी जुड़ गया तो पेय। तो प्यारा, प्यासा, प्यास, कुछ भी हो सकता है। तय और ये तो तेय, त्योहार, त्याग। फिर द्वित्व, द्वित्व में यानी एक ही व्यंजन दो बार आ जाएगा। तो दो समान व्यंजन जिसमें पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो से मिलकर बनने वाला द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे चा और चा, तो देखो पहले वाला चाय आधा रहेगा और दूसरे वाला चाय पूरा रहेगा, तो क्या बना, कच्चा, बच्चा। पै पै, तो थप्पड़, चप्पल। दे दे से कद्दू, गद्दा। जय जैसे लज्जा, सज्जा। मैं से चम्मच, अम्मा। ले या से बिल्ली। तैते से कुत्ता। तैते से मिट्टी। तो ये सारे क्या थे, द्वित्व, यानी एक ही व्यंजन दो बार बोला जा रहा है, दो बार आ रहा है। तो रा, अब देखेंगे कुछ रा के इंग्लिश होते हैं अलग अलग। तो जब रा स्वर रहित होता है तब रा के आगे वाले व्यंजन के ऊपर वह लगता है।
यानी जो आगे वाला व्यंजन होगा उसके ऊपर ऐसे लग जाएगा। जैसे कह रहे मैं तो कर्म और भय रहे मैं धर्म, तो जो उसके आगे वाला वर्ड है तो रह कहाँ चलेगा, आगे वाले पे, तो इसलिए इस पर आ गया कर्म। और जब रे स्वर के बिना व्यंजन के बाद हो तो उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ रे पदेन के रूप में होता है। तो जैसे क्रम, तो अब की बार रे क्या लगेगा, इस पहले वाले के इधर टेढ़ा होके, जैसे क्या है तो इधर लग गया, और बाकी का शब्द ऐसी क्या लगता है, टेढ़ा होके पहले वाले शब्द में लगेगा। ऐसे पै तो प्रण, तो इसी में लगेगा। बिना खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों ट और ढ के साथ रा पदेन के रूप में लिखा जाता है। अब की बार हम क्या करते हैं, इससे ट रह के ट्र, तो अब की बार ऐसा बना देंगे छोटा सा, तो क्या हो गया ट्र। ऐसी ड रह में ड्र, तो ड्र, ये सारे ही हमारे क्या थे, रा की अलग अलग प्रयोग। फिर वर्तनी या वर्ण विच्छेद, तो आप जानते हैं कि शब्द वर्णों से बनता है। शब्द किन से बनेगा, एक पूरा शब्द वर्णों से मिलाकर ही तो बनेगा, तो किसी शब्द को बनाने वाले वर्णों को भी इसकी वर्तनी कहते हैं। जैसे शिमला की वर्तनी है, शिमला देखो कैसे कैसे बना, श छोटी ई, मैं ए, देखो मैं पूरा हो गया तो मैं में यानी ए जुड़ा, हलंत वाले मैं में आ, और लय में आ जोड़ा है तो आ की मात्रा आ गई, तो शिम ला। इस प्रकार वर्तनी के वर्णों को अलग अलग दिखाना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो ऐसे हम लिखेंगे तो ये वर्ण होता है यानी वर्तनी, ये इसकी वर्तनी है, इनको जोड़कर लिखा गया है। और अगर हम शिमला को ऐसे टुकड़ों में तोड़ दें तो वही क्या होता है, वर्ण विच्छेद, यानी हमने वर्णों को अलग अलग टुकड़ों में जोड़ दिया जैसे कि वो पहले बने हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।